सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडिस्कवर एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूं ना, वो बिल्कुल ही अलग है। और अभी जो हमारे यूजीसी नेट जून 2025 के एग्जाम हो रहे हैं, उसमें ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है। यानी कि हर शिफ्ट में 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन। इवन अभी जो सुबह की शिफ्ट हुई थी उसमें तो बच्चे बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली कम्युनिकेशन यूनिट के अंदर आएगा और उससे रिलेटेड जो है, जो अभी टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आ गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी आने वाली शिफ्ट में जो बच्चे हैं वो ये वीडियो जरूर देखकर जाएं और मे बी आपको बहुत फायदा मिले। 4 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके यहां से बन जाएंगे। फैक्चुअल डेटा पे बेस्ड है ये। एक्चुअली है पूरा इंडियन मूवीज का जो एरा था और इंडियन मूवीज के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डीडी चैनल पे यानी दूरदर्शन के चैनल पे जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स आते थे उस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग वही डिस्कस कर लेंगे। आज की छोटी सी क्लास है, बहुत छोटी सी है, जरूर देख लीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको एक डिस्क्लेमर बताना चाह रही हूं। डिस्क्लेमर है वो ये कि अगर आपके सारे यूनिट्स यानी जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जहां से क्वेश्चन कंफर्म है आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग हुआ, देन यू हैव टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर डीआई है, एमआर है, अगर इन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई है तो ही आप ये वीडियो देखें। क्योंकि 3-4 क्वेश्चन के कारण अगर आप जो कंफर्म आते हैं क्वेश्चंस वो अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर ये बेवकूफी ही बोलूंगी मैं बच्चों की। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई ये 3-4 क्वेश्चन के पीछे आप जो मेजर पोर्शन है उसको छोड़ दो या उसकी प्रैक्टिस छोड़ दो। ये बेवकूफी कहलाती है किसी भी कंपटीशन की तैयारी में। लेकिन अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो फिर आप जरूर ये क्वेश्चन देखकर जाएं, तो वो 2-3 मार्क्स, 2-3 क्वेश्चन भी आपके बच जाएंगे। यानी कि 4 मार्क, 6 मार्क भी बहुत ज्यादा होता है। यहां एक क्वेश्चन से लोगों का जेआरएफ रह जाता है। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। रीडिस्कवर एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। जल्दी ही दिसंबर 2025 का बैच शुरू होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन सिनेमा का एरा क्या था, क्योंकि एरा से समझना ज्यादा जरूरी है। शॉर्ट में समझेंगे। देखिए, सबसे पहला एरा आया साइलेंट एरा। साइलेंट एरा 1913 से 1930 के बीच में था। 1913 इसलिए लिखा है क्योंकि राजा हरिश्चंद्र, ध्यान रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र जो है 1913 में आया था और ये पहली साइलेंट मूवी थी इंडिया की। इंडियन सिनेमा की पहली साइलेंट मूवी थी और साउंड और डायलॉग्स नहीं थे, सिर्फ जो है एक्शन करके बताया जाता था। राजा हरिश्चंद्र, ध्यान रखिएगा, 1913 से 1930 के बीच में। दिस इज कॉल्ड साइलेंट एरा। साइलेंट एरा की खासियत अगर देखें तो थीम जो है वो माइथोलॉजी थी, एपिक्स और सोशल इश्यूज में बात करते थे। और दादा साहेब फाल्के, राजा हरिश्चंद्र को करने वाले ही दादा साहेब फाल्के थे डायरेक्टर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अर्ली टॉकी एरा आया जो कि 1931 से 1949 यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 1 साल पहले तक आप याद रखेंगे। तो 1931 से 1949 अर्ली टॉकी एरा था और यहीं पे तुम्हारा एलम एरा पहली टॉकी मूवी थी 1931 की, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ भी रहे हैं। वैसे भी ये जीके है, आपको पता होना चाहिए। पहली साइलेंट मूवी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। और पहली टॉकी मूवी थी एलम एरा, 1931 में आई थी और ये आई थी 1913 में। बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, 1913 और 1931, बस 2 डेट आपको याद रखना है, 2 ईयर। यहां पे ये एरा में ना प्लेबैक सिंगिंग, जानते हैं ना, जो पीछे से लोग गाना गाते हैं, लता मंगेशकर जी, अलका याग्निक, बड़े बड़े जो सिंगर्स हुए हैं, सोनू निगम, तो ये लोग क्या है, ये प्लेबैक सिंगर्स कहलाते हैं। तो इनका भी टाइम जो है, यानी कि प्लेबैक सिंगिंग का भी इमरजेंस अर्ली टॉकी एरा में ही हुआ था। फिर जैसे कुछ स्टूडियोज थे, बहुत फेमस स्टूडियोज थे, बॉम्बे टॉकीज, न्यू थिएटर्स, ये भी अब ऑब्वियसली स्टूडियो तो चाहिए ना। अब आप अगर आप गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक साइलेंट जोन चाहिए जहां पे आप कोई भी गाना को रिकॉर्ड कर सके, गाने को, तो स्टूडियोज बनाए गए। इस टाइम की मूवी सोशल रिफॉर्म और नेशनलिस्ट फिल्म्स पे आधारित थी। फिर हमारा आता है गोल्डन एरा, यानी 1950 के बाद से 1969, 20 साल का। ठीक है, 20 साल का है ये गोल्डन एरा। गोल्डन एरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी टाइम पे हमारे जो आइकॉनिक डायरेक्टर्स थे, जैसे कि गुरुदत्त हैं, जैसे कि सत्यजीत रे है, जैसे कि बिमल रॉय है, जैसे कि राज कपूर है
है ना। ये चारों जो है आइकॉनिक डायरेक्टर्स ये इसी एरा में थे और उनकी मूवीज आइकॉनिक मूवीज मानी जाती है इंडियन सिनेमा में। तो ठीक है, तो ये आपके आर्ट और स्टोरी टेलिंग का फ्लरिश हुआ इस एरा में, गोल्डन एरा इसलिए बोला जाता है। इसके बाद आते हैं हम 1970 से 1990, मसाला एंड पैरेलल एरा। पैरेलल एरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी समझेंगे हम। पैरेलल एरा क्या था? मसाला मूवीज यानी कि ये अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, इनका दौर था। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, दिग्गज एक्टर्स, धर्मेंद्र है, देवानंद है, ये लोग सब इसी टाइम पे बहुत फेमस हुए थे। खासकर इस टाइम पे जो फेमस होने वाले थे वो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन भी बोलते हैं उनको हम लोग। तो ये मसाला फिल्म का दौर था जहां पे एक्शन, ड्रामा, सॉन्ग, डांस बहुत फेमस हुआ था। सभी जानते होंगे 1970s के गाने। किशोर कुमार उस टाइम पे बहुत फेमस थे, ठीक है, लता मंगेशकर जी थी। इसके बाद मैं जो तुम्हें बोल रही थी पैरेलल एरा, इसको बोलते हैं पैरेलल सिनेमा। पैरेलल सिनेमा क्या होता है इसको मैं बताती हूं आपको शॉर्ट में, जिसको हम बोलते हैं इंडियन न्यू वेव या फिर आर्ट सिनेमा बोला जाता है। ये वो टाइम था जब बॉलीवुड में मसाला मूवीज बनने लग गई थी, लेकिन मसाला मूवीज में क्या था, सॉन्ग, डांस और ढिशुम ढिशुम इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान रहता था, है ना। लेकिन जो एक स्टोरी, बेसिक स्टोरी क्या है ना, ये सब चीजों पे ध्यान देना कम हो गया था। तो इसी कारण जो है पैरेलल सिनेमा निकल के आया, आर्ट सिनेमा बोलते हैं। जैसे कि तुम जानते हो इसमें बहुत फेमस हमारे डायरेक्टर थे श्याम बेनेगल, ठीक है। और अगर एक्ट्रेसेस का नाम ले तो स्मिता पाटिल बहुत फेमस थी, शबाना आजमी बहुत फेमस थी, नसरुद्दीन शाह बहुत फेमस थे इस एरा में। मासूम मूवी आप देख ही रहे हो, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, बड़ा फेमस गाना भी है ना। मिर्च मसाला है। देन देयर आर लॉट ऑफ मूवीज इन द पैरेलल सिनेमा जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। अर्थ है ना, ये सारी मूवीज। इसमें खासियत ये थी पैरेलल सिनेमा की कि ये लो बजट था, फीचर फ्यूअर सॉन्ग एंड डांस, ये फालतू के डांस वांस सब नहीं थे, गाने भी एक आध डाल दिए तो डाल दिए, और स्टोरी टेलिंग को प्रायोरिटाइज किया जाता था, सोशल कमेंट्री ओवर एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो कई लोगों का टेस्ट भी होता है आर्ट सिनेमा का, तो ये वो लोग जो है ये मूवीज को बहुत पसंद करते थे। बस ये था कि ये मूवीज ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पे जो एक होता ना अर्न करने के मोटिव से नहीं बनाया जाता था, तो पैरेलल सिनेमा कहलाता है ये। तो इसी एरा में स्टार्टिंग हो गई थी। श्याम बेनेगल है, हाँ, गोविंद निहलानी है, इनका नाम याद रखेगा, बहुत फेमस डायरेक्टर है ये पैरेलल सिनेमा एरा के, ठीक है। इसके बाद आता है 1990s और 2008। जैसे मैं 90s किड्स हूं, बिल्कुल मेरा बचपन पूरा 90s का है, तो आप मेरे लर्नर्स में भी बहुत सारे होंगे 90s वाले, तो वो इसको फील कर सकते हैं। ये वो टाइम था जब अनु मलिक के गाने एकदम फेमस हो गए थे। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये लोग तीनों खान का जो इमर्जेंस है वो यही एरा है। डीडीएलजे जैसे आइकॉनिक मूवी, हम आपके हैं कौन जैसी मूवीज जो है वो इसी एरा में आई थी। और ये लिबरलाइजेशन और मल्टीप्लेक्स एरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2000 के बाद जो है मल्टीप्लेक्सेस बनने लग गए थे। पहले क्या था, सिंगल जो सिनेमा होता था, मूवी जो आप जाते हैं देखने के लिए, अब मल्टीप्लेक्सेस में अलग अलग जो आप देखते हैं अलग अलग स्क्रीन। पहले सिंगल स्क्रीन होता था, है ना, उसमें इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगते थे, है ना। तो वो टाइम था आपका 90s के टाइम का एरा था, 90s वाला। लेकिन जब 2000 के बाद जो है मल्टीप्लेक्सेस बनने लग गए, मल्टीपल स्क्रीन्स आ गए, तो ये आपका 1990 से 2008 वाला एरा था। राइज ऑफ स्टार्स लाइक शाहरुख खान, आमिर खान, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, ठीक है। इसमें मॉडर्न थीम्स, ग्लोबलाइजेशन, एनआरआईज भी जो है वो इन्वेस्ट करने लग गए पैसा, और मूवी जो है वो फॉरेन में भी रिलीज होने लग गई क्योंकि बहुत सारे इंडियंस जो है वो फॉरेन में भी रहने लग गए थे इस टाइम पे, तो मूवीज जो है वो बाहर भी रिलीज होने लग गई थी। फिर आता है 2009 से प्रेजेंट एरा जिसमें आप अभी जी रहे हैं, वो है डिजिटल और ओटीटी एरा। और यहाँ पे आपका नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और तो अब तो बहुत ही सारे आ गए हैं, न्यू एज के स्टोरी टेलर्स हैं। और इस टाइम पे एक शब्द बहुत फेमस होता है, वो है पैन इंडियन सिनेमा। पैन इंडियन सिनेमा के बारे में भी पढ़ेंगे अभी हम लोग। ये भी जो है इसका भी इमरजेंस डिजिटल और ओटीटी एरा में ही आया, जिसमें कि सबसे पहली मूवी थी बाहुबली, जो मेरा भी फेवरेट है। तो बाहुबली के आने से जो है पैन इंडिया फेमस हो गया। चलिए, तो ये यहां तक आपको एरा समझ में आ गया होगा। अभी एक
मुझे लगा कि ये प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए, सिंस अब इंडियन सिनेमा के बारे में पूछ रहे हैं। तो जब फिल्म प्रोड्यूस होती है ना, मेकिंग द सिनेमा के 4 प्रोसेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसे कि प्री प्रोडक्शन होता है, सबसे पहले प्री प्रोडक्शन होता है जिसमें रिसर्च वर्क स्टार्ट होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू होती है, स्टोरी बोर्ड्स, शूटिंग स्क्रिप्ट, कहां जाएंगे, फंडिंग क्या होगी, लोकेशन कौन कौन से लोकेशन में शूटिंग होगी, ऑडिशंस क्या क्या ऑडिशंस कराए जाते हैं फॉर द रोल, कि भैया ये रोल जो है इसके लिए ये कैरेक्टर, मतलब इस कैरेक्टर के लिए ये हीरो का चेहरा अच्छा लगेगा या हीरोइन अच्छी लगेगी, ऐसे ऑडिशंस होते हैं। ये होता है प्री प्रोडक्शन। फिर प्रोडक्शन टाइम शुरू होता है जब सब कुछ फिक्स हो जाता है। तो इमेजेस, साउंड कैप्चर करना, एक्टर्स के साथ काम करना, कॉस्ट्यूम, सेट कैसा होगा, देन मूवमेंट, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, ये सब प्रोडक्शन के टाइम पे आता है। फिर प्रोडक्शन हो गई, मूवी तैयार है, अब पोस्ट प्रोडक्शन एरा होता है। पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग की जाती है, कुछ लगा कि यार ये पार्ट सही नहीं है, इसको हटाओ। फिर मोशन ग्राफिक्स, कुछ ग्राफिक्स डालने डालते हैं, वीएफएक्स डाले जाते हैं इस टाइम पे, साउंड मिक्सिंग होती है, कलर करेक्शन करना है ना। किसी का चेहरा सुंदर नहीं आ रहा, भाई लड़की हीरोइन जो है हमारी सुंदर नहीं लग रही, बहुत मोटी लग रही है, पतली कर दो, है ना। हमारे हीरो जो है बहुत बुढ़े लग रहे हैं एज कंपेयर टू हीरोइंस, जो कि आजकल हमारे यहाँ कॉमन है कि भाई दादाजी की उम्र के भी हीरो जो है वो छोटी सी मतलब 18, 19, 20 साल की हीरोइनों के साथ रोमांस करते हैं। तो थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी दिखाने के लिए जो मिक्सिंग और जो चीजें की जाती है वो पोस्ट प्रोडक्शन में किया जाता है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, यानी कि शुरू टीजर रिलीज, ट्रेलर रिलीज। पुष्पा 2 का आपको याद होगा, पटना में जाकर जो है बड़ा सा एकदम रिलीज किया, मतलब थिएटर में रिलीज होने से पहले पूरा एड वैड किया गया था। तो ऐसे आजकल बहुत चलता है, जिसमें आप देखो कई कॉमेडी शोज में आकर लोग जो है अपना ऐड करते हैं अपनी मूवी का, एक्टर एक्ट्रेसेस। आजकल तो उनका अपना इंस्टा है, इंस्टा चैनल्स है, ट्विटर है। ट्विटर में तो खैर नहीं करते जाता, लेकिन इंस्टा के जो उनके अकाउंट है होते हैं उसमें वो देखना, वो ऐड करते रहेंगे। सो दीज ऑल आर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग वाला फेज में ये चीजें होती हैं। तो याद रखिएगा, पहले होता है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग। चलिए अब हम आते हैं, जब हमने 4 गोल्डन एरा में 4 डायरेक्टर्स की बात की थी। ये 4 डायरेक्टर्स में सत्यजीत रे के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है, फील हो रहा है कि गुरुदत्त पे भी आ सकता है, बिमल रॉय पे भी आ सकता है और राज कपूर जी पे भी आ सकता है। सो चारों को आप लोग पढ़ लें थोड़ा थोड़ा करके, कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए सबसे पहले जो है ना, अगर आप देखेंगे तो गुरुदत्त जो है, पहले तो नहीं बोलूंगी क्योंकि इनका एक्टिव ईयर्स एक दूसरे से ऑब्वियसली कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि वो सारे गोल्डन एरा के थे, लेकिन फिर भी गुरुदत्त से स्टार्ट कर रही हूं। गुरुदत्त का याद रखिएगा, मूवीज आप याद रखिएगा, फिल्म्स जो है जो पहचानने के लिए आ रहा है क्वेश्चन में, उसमें प्यासा, पहले आप बाजी याद रखिए, बाजी 1951 में आई थी। फिर अगर आप देखेंगे तो प्यासा बहुत उनकी फेमस मूवी है, कागज के फूल बहुत फेमस है, और साहिब बीवी और गुलाम, सब फेमस मूवीज के नाम है। 1 2 3 4 अरेंज है इन द रिलीज ईयर के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड है। तो बस इतना याद रखिए, गुरुदत्त थे। इसके बाद आते हैं बिमल रॉय। बिमल रॉय का याद रखिएगा, ये तो क्रोनोलॉजिकली है, 2 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन, बिमल रॉय। देवदास, ये शाहरुख खान वाला देवदास नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर मधुमती है, देन बंदिनी, ये भी बहुत फेमस मूवी है 1963 की, बिमल रॉय द्वारा डायरेक्टेड था, ठीक है। 2 बीघा जमीन, देवदास, मधुमती और बंदिनी, और इनका गुरुदत्त का है प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीवी और गुलाम और बाजी। इसके बाद हम आते हैं सत्यजीत रे पे। सत्यजीत रे पे और डिटेल में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है, तो सत्यजीत रे का अभी हम बाद में देखते हैं वैसे, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहली मूवी उनकी थी पाथेर पंचाली, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर चारुलता, जलसागर, सोनार केला, और भी मूवीज आपको बताती हूँ। अभी आ जाइए राज कपूर पे। राज कपूर तो आप जानते ही हैं, है ना, हमारे ये रणबीर कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, इनके दादा थे राज कपूर। तो राज कपूर जो है उनको शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। आरके स्टूडियोज इन्होंने स्टैब्लिश किया था पूरा, और इनकी जो बहुत फेमस मूवीज है उसमें आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, याद रखिएगा। और बॉबी जो है, ये बॉबी मूवी में ऋषि कपूर और डिंपल कपाडिया का आप बोल सकते हैं लॉन्चिंग मूवी था बॉबी, बहुत फेमस गाना है ना।
हम तुम कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए वाला गाना आपको याद होगा, बॉबी मूवी का भी है और भी बहुत बहुत आइकॉनिक गाने हैं इसमें। तो ये आवारा श्री 420, मेरा नाम जोकर और बॉबी, और भी बहुत सारी मूवीज है, ऐसा नहीं है राज कपूर जी ने सिर्फ इतनी मूवीज नहीं दी है, बहुत सारी हैं, पर अगर आप बोलो कि बहुत आइकॉनिक मूवीज तो इनमें इनका नाम आता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सत्यजीत रे पे। सत्यजीत रे को स्पेशली मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि सत्यजीत रे जो है अभी क्वेश्चंस में बहुत पूछे जा रहे हैं, लगातार 2 शिफ्ट में पूछा गया है, तो थोड़ा अच्छे से कर लें। बाकी गुरुदत्त को भी ना छोड़ें और बिमल रॉय को भी नहीं, क्योंकि वो भी बहुत आइकॉनिक डायरेक्टर्स थे गोल्डन एरा के। फिर सत्यजीत रे जो है इनको इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये ऑस्कर्स इनको मिल चुका है 1992 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्कर में। भाई पहले डायरेक्टर हैं ये, और अभी तक तो किसी को नहीं मिला है। इस लेवल के डायरेक्टर भी होना जरूरी है भाई, करण जौहर जैसे होंगे तो क्या ही होगा, है ना। तो भाई ऑस्कर अवार्ड इनको मिला था 1992 में। सत्यजीत रे को भारत रत्न भी मिल चुका है, ऑब्वियसली इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दोनों याद रखिएगा। और इनकी मूवीज जो पहचानने के लिए आ रही हैं, तो मूवीज को एक नजर आप जरूर देख लें। पाथेर पंचाली 1955 में, देखो एक अपू कैरेक्टर था, अपू जो है इनका कैरेक्टर है, उसकी ट्रिलॉजी इन्होंने निकाली थी। जैसे अपने बाहुबली की 2 है ना, वैसे पुष्पा की 2 है, एक ही सेम कैरेक्टर के वर्जन अलग अलग जा रहे हैं, वैसे इनकी अपू जो कैरेक्टर था उसकी ट्रिलॉजी थी, जिसमें सबसे पहले है पाथेर पंचाली 1955 में, फिर अपराजितो 1956 में, मतलब उसमें पाथेर पंचाली में उसका चाइल्डहुड बताता है, एडोलेसेंस अपराजितो में, और द वर्ल्ड ऑफ अपू यानी अपूर संसार, उसमें एडल्टहुड, मैरिज और फादरहुड के बारे में जो है पूरा बताया गया है, 1959 में आई थी। ठीक है, 1955 याद रखिए, 56, 59 ये हुआ। उसके अलावा जो मूवीज हुई हैं उनकी फेमस, जल सागर, चारुलता, देवी, महानगर, नायक, अरण्य, दिन रात्रि, आशानी, संकेत। देखो थोड़ा बंगाली टच है ऑब्वियसली यार, आई ऑलवेज यूज टू से बंगाली जो हैं उनको तो भाई सत सत प्रणाम है। बंगाल की भूमि ने बहुत ही बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स, बहुत ही बड़े बड़े फिलोसफर्स, बड़े बड़े इंडियन सिनेमा में कॉन्ट्रीब्यूटर्स, मतलब दैट पोर्शन ऑफ आवर इंडिया इज, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, यहाँ तक कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्यादातर वहीं से हैं, बंगाल से। एंड आई वांट टू से दैट दे आर वेरी, यू कैन से, बहुत गहराई से सोचते हैं वो लोग, डेप्थ में उनकी सोचने की जो है वो डीएनए ही शायद पास ऑन हुआ है। सो यस, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी फिल्म्स आपको बंगाली वर्जन दिखेगा। जैसे आप देख रहे हो चारुलता, टैगोर जी के, रविंद्रनाथ टैगोर, वन ऑफ द आइकॉनिक फिगर इन बंगाल। तनिर करके लिखा हुआ है, इफ मैं प्रोनाउंस शायद रॉन्ग भी कर रही होंगी, तो उस नॉवेल पे बेस्ड था चारुलता। फिर आते हैं शतरंज के खिलाड़ी, घर बार होगा शायद, घर बार, गन शत्रु, देन शाख पोशाक एंड अगंतुक। थोड़ा सा देख लेना बस, क्योंकि आपको क्वेश्चन में से पहचानना होता है कि कौन सी मूवी सत्यजीत रे जी ने डायरेक्ट की है, तो एक बार पहचानने में आपको आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग कुछ, मैं आपको मेजर फर्स्ट लेकर आई हूं इंडियन सिनेमा में, है ना। यहां से ये समझो जीके है, जनरल नॉलेज की तरह हो जाएगा आपके लिए। देखिए इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, याद रखिएगा, पहली फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र थे, और जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ना, ये डायरेक्टर के नाम है, दादा साहेब फाल्के को आप जानते हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिलता है इन्हीं के नाम पे। एक बार बहुत पहले क्वेश्चन पूछा भी गया था कि किन किन एक्टर्स को या किन किन पर्सनैलिटीज को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है। तो वही दादा साहेब फाल्के जो है, सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र फुल लेंथ मूवी आई थी 1913 में, हमें पता है 3 मई 1913 में बॉम्बे में रिलीज की गई थी, और ये साइलेंट एपिक पायनियर माना जाता है जिसने इंडियन सिनेमा को लॉन्च किया था 1913। इसके बाद देखा, ऐसा कहा जाता है कि जो पुंडलिक है ना, ये फाल्के जी से भी पहले थी, 1912 में आई थी, लेकिन क्या है इंडियन नहीं थे, ये प्रोड्यूस किया था बॉर्ने एंड शेफर्ड ने। लेकिन हम लोग फाल्के जी के ही काम को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, पर उससे भी पहले आई थी पुंडलिक, प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई थी। फिर आते हैं पहली इंडियन टॉकी, जो क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, एलम एरा।
आप डायरेक्टर का नाम भी याद रखना। देखो एक मेरा ये रिक्वेस्ट रहता है कि जब मूवी आप लोगों को पता चल जाए ना तो मूवी के डायरेक्टर्स का भी नाम याद रखिए, क्योंकि ऑब्वियसली मूवी हिट होती है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, मेजर पार्ट डायरेक्शन का ही होता है। तो एलम एरा को भी डायरेक्ट किया था आर्देशिर ईरानी जी ने। आर्देशिर ईरानी, बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है यार, मतलब इतनी हिम्मत दिखाना कि पहला जो है साउंड वाली मूवी बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ये भी मार्च के महीने में 1931 में रिलीज हुआ था एट बॉम्बेज मैजेस्टिक थिएटर, जिसमें तुमको डायलॉग्स सुनाई दे रहे थे, सॉन्ग्स सुनाई दे रहे थे, है ना। तो पहली मूवी थी, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका एक तुम्हें बता दूं, एलम एरा का ना आपको कहीं भी मूवी का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खो चुका है, वो अवेलेबल ही नहीं है, किसी आर्काइव में भी अवेलेबल नहीं है। एलम एरा का जो मूवी है वो अवेलेबल नहीं है। एलम एरा में बता दूं तुमको, एक राजा है और उसकी 2 बीवियां हैं, उसके ऊपर कुछ कहानी है ये। और एलम एरा जो कैरेक्टर है, ये एलम एरा नाम है, आरा बोलेंगे, एलम आरा, एरा नहीं है, आरा है। तो ये कैरेक्टर एक फीमेल कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर को जो निभाया था जिस हीरोइन ने, उनका नाम था जुबैदा बेगम। ठीक है, जुबैदा बेगम थी जिन्होंने इस कैरेक्टर को निभाया था एलम एरा। और इस मूवी में पृथ्वीराज कपूर भी हैं। पृथ्वीराज कपूर कौन है भाई? मुगले आजम में जो अकबर बने थे, अगर किसी ने देखी हो, दिलीप कुमार और मधुबाला जी की, पृथ्वीराज कपूर वो हैं। राज कपूर के पापा जो हैं वो पृथ्वीराज कपूर थे, वो भी इस मूवी में एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। देन फर्स्ट कलर फीचर, ये तो हो गया साउंड वाला। अब कलर फीचर मूवी भी पता होना चाहिए, उसमें आते हैं किसान कन्या। पहली कलर फीचर मेड इंटायरली इन इंडिया 1937 में, यानी 6 साल बाद, 1931 के बाद 1937 में। अब इंडियन तो किसी से कम होंगे नहीं, तो बोला भैया हम भी जो है कलर वाली मूवी लेकर आएंगे। और इसके डायरेक्टर थे गिडवानी, मोती बी गिडवानी, ध्यान रखिएगा। इंडिया की पहली इंडिजिनस कलर फिल्म थी विदाउट फॉरेन प्रोसेसिंग, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर आ जाइए, पहली प्लेबैक सिंगिंग यूज किया गया था धूप छांव, रायचंद बोरल ने 1935 में। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था ये एरा वो एरा है जहां पे प्लेबैक सिंगिंग स्टार्ट हो गया था। तो यही पहली प्लेबैक सिंगिंग किस मूवी में की गई थी? धूप छांव, ध्यान रखिएगा। फिर पहली फिल्म जो अब्रॉड में शॉट की गई थी और वो है संगम। तुमको पता होगा यार, ऐसे गाने भी बहुत फेमस है, राज कपूर जी के द्वारा डायरेक्टेड थी, 1964 में आई थी, जिसमें यूरोप के सीन्स दिखाए गए थे। तो पहली मूवी जो अब्रॉड में शूट हुई थी वो है संगम। फिर पहली ए सर्टिफिकेट एडल्ट वालों के लिए मूवी थी हंसते आंसू 1950 में, जिस साल में कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, वो ध्यान रखिएगा। पहली एडल्ट मूवी जो है, ओनली फॉर एडल्ट्स। पहली फिल्म जो बैन हुई थी ये भी है, भक्त विदुर, कांजीभाई राठौड़ की, 1921 में। ये बैन क्यों हो गई थी? क्योंकि क्योंकि उस समय कॉलोनियल अथॉरिटीज थी, उन्होंने बैन किया था, मे बी बिकॉज ऑफ समथिंग अगेंस्ट ब्रिटिश सरकार। पहली वुमेन डायरेक्टर कौन थी? फातिमा बेगम, बुलबुल ए परिस्तान, ठीक है, इनकी मूवी थी। तो पहले ही वुमेन डायरेक्टर फातिमा बेगम 1926 में ही भाई, मतलब ये आपने 1931 एलम आरा से पहले फातिमा बेगम को ध्यान रखिएगा, पहली फीमेल डायरेक्टर रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगर हम थोड़ा सा साउथ में चले जाए ना, तो साउथ इंडिया की पहली फीचर फिल्म है कीचा कवथम, तमिल में 1917 में आया था। और पहली साउथ इंडियन फिल्म जिसने इंडियन फिल्म अवार्ड जीता था वो है चिमिन मलयालम में 1965 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। राजा हरिश्चंद्र जो है वो साइलेंट मूवी थी, माइथोलॉजिकल थी, फाउंडेशनल था। एलम आरा ने वॉइस और सॉन्ग को इंट्रोड्यूस किया था। धूप छांव में आपकी प्लेबैक म्यूजिक आई, और किसान कन्या में वाइब्रेंट कलर्स यूज किए गए थे। संगम में जो है एग्जॉटिक विजुअल्स आपको देखने को मिले अब्रॉड के। सो दीज आर द मेजर फर्स्ट इन इंडियन सिनेमा। चलिए अब ऑस्कर विनिंग हम चीजें देख लेते हैं कि ऑस्कर विनिंग भी टैलेंट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप याद रखिए, पहली इंडियन ऑस्कर किसको मिला है? भानु अथैया। पहला तो हमेशा याद रखो, भानु अथैया को मिला था गांधी मूवी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड मिला था। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन कैटेगरी में इनको पहला अवार्ड मिला था गांधी के लिए। 1983 में गांधी आई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, मतलब 1983 से हमको ऑस्कर अवार्ड जो है थोड़ी हमारी झोली में आने लग गए थे।
फिर 1992 में मैंने आपको बोला था लाइफ टाइम अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन मिला था सत्यजीत रे जी को। इसके बाद जो धमाका मूवी थी वो थी स्लम डॉग मिलियनेयर। स्लम डॉग मिलियनेयर को बहुत 10 नॉमिनेशन थे और 10 नॉमिनेशन में से 8 अवार्ड इनको मिले थे अलग अलग कैटेगरीज में, जिसमें देखा जाए तो बेस्ट साउंड मिक्सिंग और स्लम डॉग मिलियनेयर आई थी 2009 में, ध्यान रखिएगा, ईयर याद रखिएगा 2009 में। तो इसमें रिजुल पुकुटी इनको बेस्ट साउंड मिक्सिंग का अवार्ड मिला था। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो को मिला था ए आर रहमान और को विनर थे गुलजार साहब। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 2023 में, जिसमें नाटू नाटू RRR के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग हमने जीता था, फर्स्ट ओरिजिनल इंडियन प्रोड्यूस सॉन्ग। एक्चुअली क्या था ना, ये जो जय हो मूवी थी ना, इसमें थोड़ा सा हमारा फॉरेन टच आ गया था, रहमान जी ने फॉरेन से भी थोड़ा कंसल्ट करके बनाया था, लेकिन नाटू नाटू इंडियन प्रोड्यूस सॉन्ग है। किसको मिला अवार्ड, ध्यान रखिएगा भाई, नाटू नाटू ही याद मत रखिए, कीरावनी और चंद्र बोस, ये दो नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि जो भाई जो जिसने सॉन्ग प्रोड्यूस किया और जिस सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला है तो उनका नाम याद रखना ज्यादा जरूरी है ना। तो कीरावनी और चंद्र बोस। और इसके बाद अभी 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट और डॉक्यूमेंट्री मूवीज जो होती हैं उसको लेकर भी अवार्ड मिलते हैं। तो उसमें जो है द एलिफेंट विस्परर 2023 में आई थी, ध्यान रखिएगा, कार्तिकी और गुनित मोंगा, इनको मिला था ऑस्कर जीत चुके हैं ये। ठीक है, तो सॉन्ग के लिए मेनली मिला है हमको, लेकिन आप ध्यान रखिएगा फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर में जो फीचर फिल्म 3 ही ऐसी इंडियन फिल्म है जो सिर्फ नॉमिनेशन कैटेगरी तक पहुंच पाई। बाकी तो हर साल कोई ना कोई मूवी भेजते हैं, सड़ी से सड़ी मूवी भी भेजते हैं जैसे गली बॉय, लेकिन ऑब्वियसली वो कहां से जाएगी नॉमिनेशन में। बट नॉमिनेशन में जो है अभी तक 3 ही मूवी गई है, ध्यान रखिए, वो भी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, सिर्फ नॉमिनेशन में जीता नहीं है अभी तक। सबसे पहले मदर इंडिया 1957 की, याद होगा तुमको, महबूब खान इनके डायरेक्टर थे, और ये वही मूवी है नरगिस जो है वो उस समय मेन कैरेक्टर निभा रही थी, आप सभी को पता ही है, बहुत आइकॉनिक मूवी है मदर इंडिया। महबूब खान उनके डायरेक्टर थे, लोग डायरेक्टर का नाम याद नहीं रखते हैं, वो पता होना चाहिए। फिर सलाम बॉम्बे 1988 में, ये 1957 में, 1988 में सलाम बॉम्बे के डायरेक्टर थी मीरा नायर, ये पैरेलल सिनेमा में इसको गिना जाता है। और लगान तो आपको पता ही है, आशुतोष गोवारिकर, आमिर खान की लगान 2001 में नॉमिनेट हुई थी लेकिन जीती नहीं। इसके बाद ये कुछ दूसरे शॉर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज है जो नॉमिनेट हुए थे, एक बार देख सकते हो, नाम तो देख ही सकते हो। चलिए अब हम आते हैं पैन इंडिया सिनेमा। पैन इंडिया सिनेमा मैंने आपको बोला ही कि ये अब एक नया दौर स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द बाहुबली यानी 2015 से। पैन इंडिया क्या था कि जो जैसे पहले रीजनल सिनेमा हम बोलते थे और इंडियन सिनेमा को हमेशा बॉलीवुड नाम दिया जाता था, बाकी वो गलत है। इंडियन सिनेमा सारे रीजनल सिनेमाज और इंडियन सिनेमा, तो ये जो रीजनल मूवीज थी, खासकर जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है, देन कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, दे आर वेरी वेरी यू कैन से, राजामौली वहीं के हैं तेलुगु, तो ये लोग ना बहुत ज्यादा जो है कंटेंट ओरिएंटेड मूवी और बहुत ओरिजिनल स्टोरीज, ओरिजिनल गाने, ये सारी चीजें लेकर आते हैं थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मूवी को बड़े स्तर पे, यानी कि जो हिंदी बेल्ट वाले हैं, जहां पे ज्यादा कमाई होती है, वहां पर भी रिलीज किया जाए, यानी कि ऑब्वियसली एडिटिंग करके जो है साउंड, मतलब लैंग्वेज को एडिट करके, लैंग्वेज को क्या बोलते हैं उसको, टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, लाइक करते हैं ना, अगर तेलुगु मूवी बनी है तो हिंदी में जो है उसको एडिट कर दिया जाता है, तो उस तरह से जो बनाया गया और ऑल ओवर इंडिया इसको रिलीज किया जाता है, ये पैन इंडिया कहलाता है। अब पैन इंडिया में सबसे पहले आप देखिए, ईयर याद रखिए, बाहुबली द बिगिनिंग 2015, 2017 में आई बाहुबली कंक्लूजन, मैं डायरेक्टर भी बता देती हूँ SS राजामौली, आप सभी को पता ही होगा, है ना। ठीक है, इसके बाद KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2, ये कनाडा है, ठीक है, और 2018-2022, इसमें डायरेक्टर याद रखिए प्रशांत नील। देखो एक्टर याद रहे ना रहे, डायरेक्टर का नाम जरूर याद रखिए, एक्टर तो वैसे भी सबको याद रहता ही है। फिर RRR आ जाइए, RRR जो है तेलुगु, अगेन तेलुगु है, और ये भी राजामौली 2022। देन पुष्पा द राइज, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मूवी थी, 2021 में आई थी, सॉरी इसमें थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे हो गया है, ध्यान रखिएगा, 2021 में। और इनके डायरेक्टर कौन थे? सुकुमार, इनको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी में भी इनका नाम आएगा, इसलिए सुकुमार
डायरेक्टर का नाम याद रखिएगा, पुष्पा द राइज। और इसी तरह से पुष्पा 2 जो है वो 2024 में आई थी, सुकुमार। इसके बाद हिंदी में अगर देखें तो जवान मूवी जो है ये भी पैन इंडिया था। क्यों था? क्योंकि इसके डायरेक्टर थे एटली, तमिल डायरेक्टर थे। तो इसमें साउथ और बॉलीवुड एलिमेंट्स को जोड़ा गया था, जिसमें कि अपने शाहरुख खान जो है उसके एक्टर थे। फिर सालार मूवी आई 2023 में, प्रशांत नील अगेन इसके डायरेक्टर थे। तो तुम 4 डायरेक्टर के नाम देख रहे होगे, एस राजामौली, प्रशांत नील, सुकुमार और एटली, पैन इंडिया के दिग्गज डायरेक्टर हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फेमस डीडी दूरदर्शन पे जो आया ना, दूरदर्शन, एक मिनट रुकिए, इसमें मैंने हाईएस्ट ग्रॉसर भी डाला था, पहले वो देख लीजिए। टॉप ग्रॉसर्स जो रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, दंगल अभी तक की इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा टॉप ग्रॉसर मूवी है। आप वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उसका देख सकते हो। फिर इसके बाद आएगा आपका पुष्पा 2 जो अभी रिलीज हुई थी 2024 में। दंगल 2016 में रिलीज हुई थी। फिर पुष्पा 2 है, फिर बाहुबली 2 है, फिर RRR है। ऐसे करके सिर्फ इतना भी याद रखो, ये काफी है। RRR, KGF चैप्टर 2, फिर कल्कि, जवान, पठान, एनिमल, बजरंगी भाईजान, फिर तो बहुत सारे आ जाते हैं, उतना याद नहीं रखना। इतना याद रखो, KGF चैप्टर 2 तक याद रखो। टॉप 5 दंगल, पुष्पा 2, देन बाहुबली 2, RRR और KGF 2। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि पहली 100 करोड़ की बॉलीवुड मूवी जो है वो हम आपके हैं कौन थी। जो पहली बोलते ना 100 करोड़ जिसने कमाया था, हम आपके हैं कौन, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं तुम्हारे डीडी वाले, जो अभी पूछा जा रहा है। सारे जितने भी माइथोलॉजिकल सीरियल्स दीदी दूरदर्शन पे रिलीज मतलब एयर किए गए थे, इसमें मेरे भी भाई हमारे 90s किड्स जो होंगे उनको बहुत सारे सीरियल्स तो पता भी होंगे, देखे भी उन्होंने टीवी पे होंगे बचपन में। जैसे मैंने भी देखा है, एक है चंद्रकांता, अलिफ लैला, विक्रम बेताल, और रामायण महाभारत तो खैर अभी कोविड के टाइम पे दोबारा री रिलीज किया गया था। तो उस टाइम पे तो हम नहीं देख पाए थे, पैदा ही नहीं हुए थे उस टाइम पे। लेकिन ये कुछ है सीरियल्स जो कि मैंने खुद देखा है। आता था हर रोज संडे को 9 बजे चंद्रकांता, और उसी की आवाज से जो है हमारी नींद खुलती थी संडे में। हर संडे को हर बच्चा चंद्रकांता जरूर देखता था। अलिफ लैला है, विक्रम बेताल है, ये सारे सीरियल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुमको पूरा लिस्ट मैंने दे दिया है, बस तुमको लिस्ट देखना है और डायरेक्टर भी देख लेना, और कुछ नहीं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही अरेंज्ड है मोस्ट प्रोबेबली सारे, थोड़ा 1-2 ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन बाकी सारे क्रोनोलॉजिकल है। देखिए सबसे पहले रामायण ध्यान रखिएगा, 1987 में आई थी और डायरेक्टर थे रामानंद सागर, पता होगा। उसके बाद महाभारत 1 साल बाद ही BR चोपड़ा। फिर आया उसी साल में विक्रम बेताल, भारत की एक खोज, बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये जो है ना, ये आपके नेहरू जी के डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे बेस्ड था। श्याम बेनेगल जो मैंने आपको बोला था वो उनके डायरेक्टर थे। विक्रम बेताल, प्रेम सागर। फिर चंद्रकांता जो पूछा गया 1994 का है, ये निर्जा गुलेरी, ध्यान रखिएगा इनका नाम, डायरेक्टर का नाम। देखो अभी श्री कृष्ण और अलिफ लैला 1993 का, ये पहले आना चाहिए था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बनाने में। तो श्री कृष्णा भी रामानंद सागर की थी, ये भी बहुत फेमस सीरियल था, और अलिफ लैला भी रामानंद सागर की थी। तो रामानंद सागर आप देख सकते हो हर जगह है, रामायण, श्री कृष्णा, अलिफ लैला, यहाँ रामानंद सागर थे। फिर चंद्रकांता हुआ निर्जा गुलेरी। फिर आते हैं हम 1997 में, जिसमें ओम नमः शिवाय, जय हनुमान और शक्तिमान, कौन भूल सकता है भाई, ये हम भी देख चुके हैं शक्तिमान, जो कि दिनकर जानी और मुकेश खन्ना इनके डायरेक्टर थे। फिर जय संतोषी माँ भी बहुत फेमस हुआ था 2000 का, ये रामानंद सागर का ही था, मतलब वो नहीं थे उस समय तक, बाकी सागर आर्ट्स के मतलब उन्होंने किया था ये 2000 में। इसके बाद एक है जो छुप रहा है, वो है देवी भगवतम, 2001 में आया था, धीरज कुमार उनके डायरेक्टर थे। ठीक है, ये कुछ माइथोलॉजिकल और फैंटेसी सीरीज है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डीडी नेशनल में आता था। अब चूंकि माइथोलॉजिकल देख चुके हो तो डीडी नेशनल सिर्फ माइथोलॉजिकल और फैंटेसी सीरीज के लिए फेमस नहीं था, इसमें बहुत सारे ऐसे भी आइकॉनिक सीरियल्स थे। आइकॉनिक बोलूंगी इसलिए क्योंकि अभी भी अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हें अभी के जो सीरियल्स है वो एकदम रद्दड़ क्वालिटी के लगेंगे। ये अपने आप में एक था जो है ये वाली लिस्ट। देखिए सबसे पहले आते हैं, मतलब आप समझो कि रामायण 1987 में आया है ना, 1987 में। उसके पहले हम लोग, बुनियाद,
बहुत फेमस है। बुनियाद तो बहुत ही ज्यादा रमेश सिप्पी के द्वारा लिखा गया था। हम लोग 1984 में आया, अब ये सीक्वेंस में ही अरेंज देखेगा। फिर बुनियाद है, फिर ये 1984 इधर थोड़ा सा आ गया, ये जो है जिंदगी, ठीक है। फिर ये जो है जिंदगी है नुक्कड़, नुक्कड़ भी बहुत फेमस था 1986 में। फिर तामस था, तामस, ब्योमकेश बख्शी, भाई मतलब इससे ज्यादा बढ़िया डिटेक्टिव थ्रिलर तो तुम देख भी नहीं पाओगे कभी, ठीक है। ब्योमकेश बख्शी 1993 में। फिर फौजी को जरूर याद रखना, ये शाहरुख खान की डेब्यूट रोल था अभिमन्यु का, बहुत फेमस, अच्छा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है शाहरुख खान इसमें 1988 में। फिर सर्कस भी शाहरुख खान की है 1989 में, ठीक है। ये सब बहुत फेमस, हम लोग, बुनियाद, ये सब ध्यान रखिएगा, नुक्कड़। देन यू हैव वागले की दुनिया, वागले की दुनिया भी आपने सुनी होगी, 1988 की है, आर.के. लक्ष्मण कॉमन मैन के ऊपर बेस्ड थी वागले की दुनिया, बहुत अच्छा था। फिर इसमें एक है सुरभि, तो है ही, इसमें रजनी देखना, ये भी बहुत फेमस हुआ था, 1985 का है ये रजनी जो है इसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जो करप्शन के खिलाफ लड़ रही है, दिख रहा होगा। उड़ान है, फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर की स्टोरी है उड़ान, सुरभि भी बहुत अच्छी है। फिर देख भाई देख, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कॉमेडी सिटकॉम है, अभी भी तुमको यूट्यूब पे इसके वीडियोस दिख जाएंगे, बड़े अच्छे थे। और सबसे खास बात ये है कि इसको प्रोड्यूस किया था जया बच्चन ने, ये मुझे भी पता नहीं था, बाद में पता चला था, प्रोड्यूस बाय जया बच्चन। देख भाई देख। फिर करमचंद भी डिटेक्टिव ही कॉमेडी था, ये डिटेक्टिव कॉमेडी है, वो ब्योमकेश बख्शी थोड़ा सा सीरियस भी हो जाता था बीच बीच में। फिर चित्रहार तो भाई कोई भूल नहीं सकता, 1980s के जो होंगे लोग, ठीक है, चित्रहार आया। सो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके डीडी नेशनल पे अलग से सीरियल जो आप बोलो कि माइथोलॉजिकल और फैंटेसी से हटके नॉन माइथोलॉजिकल है ये सारे, ठीक है। मैंने आपको पूरा लिस्ट दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, जरूर वीडियो को जो है देख लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ, सबसे पहले तो बच्चे पीडीएफ ही मांगते हैं, इसका पीडीएफ मैं अपने चैनल रीडिस्कवर एजुकेशन, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। दिसंबर 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं वो चैनल आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस आएंगे उसके लिंक आपको वहां मिल जाएंगे। बाकी मैं पीडीएफ जनरली अपने ऐप पर अपलोड करती हूँ, रीडिस्कवर एजुकेशन के ही नाम से ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, जरूर आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट फ्री के उस अकेले ऐप पर भी आपको मिलेंगे। और अभी दिसंबर 2025 कि जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चंस बन रहे हैं मैं धीरे धीरे करके ऐप पर फ्री में अपलोड करूंगी, ताकि बाकी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो अपना रिस्पॉन्स शीट भी जरूर शेयर करेगा मेरे साथ। और मैं बता दूं आपको कि हमारा जो नया बैच है दिसंबर 2025 का पेड बैच, यानी कि एकलव्य 2.0 बैच 10 जुलाई को हम स्टार्ट कर देंगे, और इसका ओरिएंटेशन मैं 30 जून को दूंगी। इसी यूट्यूब चैनल पे आइएगा 30 जून को, और इस पूरे एकलव्य 2.0 बैच जो हमारा स्टार्ट होगा उसका पूरा ओरिएंटेशन, टाइम टेबल, क्या क्या कवर कराया जाएगा, ये सब कुछ 30 जून को हम मिलेंगे यूट्यूब पे। एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा, दिसंबर 2025 की जो तैयारी करने में लगे हैं, जो सोच रहे हैं कि हाँ यार अब तो बहुत अच्छे से तैयारी करना है, बिल्कुल जरूर क्लास को ज्वाइन करिएगा और रीडिस्कवर एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर लर्नर्स। रात को मिलते हैं 9 बजे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आए हैं अभी 3 दिन लगातार रात को 9 बजे मुझे मिलेगा, हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, समझेंगे और रिवाइज भी हो जाएगा आपका जो टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं उसका। तो रात के 9 बजे अभी मिलेंगे हम लोग, जिसमें हम दोनों शिफ्ट के पेपर 1 के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे डिटेल में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।